आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आपको पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये भी लेक्चर है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर सेकंड का फर्स्ट लेक्चर है, मतलब आज हम आपको चैप्टर सेकंड स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे कि जो आपके किसमें भी काम आती है, जो कि आपके रियल में भी काम आई होगी, रियल में और ये आपके कॉम्प्लेक्स में भी काम आएंगे। ठीक भाई, तो इन छोटे छोटे कंसेप्ट्स के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि नेक्स्ट जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 उसके स्टार्टिंग से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे, जिनकी आगे चलकर काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इन डेफिनेशन आज के लेक्चर के अंदर जो भी डेफिनेशंस होंगी उन सभी डेफिनेशंस का आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इन डेफिनेशंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें और इस लेक्चर को भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और इसको देखें, ताकि आपको पता चले कि इसमें कैसे कौन कौन सी जो खूबियां हैं जो आगे आपके चैप्टर्स में काम आने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो आपकी है चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर फर्स्ट की डेफिनेशन है, सबसे पहली पॉइंट सेट या फिर बिंदु समुच्चय। ठीक है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है आपकी बिंदु समुच्चय या फिर पॉइंट सेट। ठीक है, तो देखिए आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया। ठीक है, आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया। ठीक है, कोई भी आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बस किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं या किस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं टू डायमेंशनल रूप में। ठीक है, द्विविध नुकसान के रूप में हम इसको द्विविध नुकसान ज्यामिति के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो आपका द्विविध तल है, ये जो आपका द्विविध तल है उसका प्रत्येक बिंदु क्या होता है, उसका प्रत्येक बिंदु कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के सापेक्ष आपको द्विविध तल में कोई ना कोई बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है इस द्विविध तल के प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष आपको कोई ना कोई सममित संख्या मिलेगी और प्रत्येक सममित संख्या के सापेक्ष इस द्विविध तल में कोई ना कोई अद्वितीय बिंदु एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इस द्विविध तल में से आपने पॉइंट सेलेक्ट किया, आपने पॉइंट सेलेक्ट किए और उन पॉइंट को आपने सेलेक्ट करके क्या बनाया, एक कलेक्शन बनाया। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपने क्या बनाया, एक संग्रह बनाया, जिसको हम क्या बोलेंगे एक्चुअली में, इसको हम बोलेंगे समुच्चय। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस द्विविध तल के अंदर से आपने कोई भी पॉइंट लिए। ठीक है, पॉइंट्स लिए आपने उनका कलेक्शन किया और आपको पता है कि जो पॉइंट ले रहे हैं उनके सापेक्ष आपको क्या मिलेगा, कोई तो सममित मिलेगी। तो इसी प्रकार मैं कर सकता हूं कि यहां से मैं जो भी पॉइंट ले रहा हूं वो एक्चुअली में लेके आ रहा हूं, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, तो मैंने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैंने क्या किया, कलेक्शन किया और इन कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन कहलाएगा पॉइंट सेट या फिर बिंदु समुच्चय कहलाएगा, जिसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, इसका प्रत्येक अवयव एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, और किसकी तरह बिहेव करेगा, बिंदु की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आपने क्या किया, सम्मिश्र समतल के बिंदुओं का आपने क्या किया, आपने संग्रह किया, जैसे इस बिंदु का, इस बिंदु का, इन सभी बिंदुओं का आपने क्या किया, संग्रह किया। तो इन सभी बिंदुओं का संग्रह क्या कहलाता है, बिंदु समुच्चय कहलाता है, जिसका प्रत्येक अवयव कोई ना कोई बिंदु होगा जिसके सापेक्ष कोई ना कोई सम्मिश्र संख्या एग्जिस्ट होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन यही है कि सम्मिश्र समतल के बिंदुओं का सम्मिश्र समतल के बिंदुओं का संग्रह क्या कहलाता है, बिंदु समुच्चय कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन यही है, सम्मिश्र समतल के बिंदुओं का संग्रह, सम्मिश्र समतल के बिंदुओं का संग्रह, सम्मिश्र समतल के बिंदुओं का संग्रह बिंदु समुच्चय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बिंदु समुच्चय कहलाता है। ठीक है, बिंदु समुच्चय कहलाता है, जहां समुच्चय का प्रत्येक अवयव, जहां समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्विविमीय तल का कोई ना कोई बिंदु होगा। ठीक है, समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्विविमीय तल का कोई ना कोई बिंदु होगा, कोई ना कोई बिंदु होगा, जिसके सापेक्ष कोई ना कोई अद्वितीय सम्मिश्र संख्या आपको प्राप्त होगी, जिसके सापेक्ष कोई ना कोई अद्वितीय सम्मिश्र संख्या
अद्वितीय सम्मिश्र संख्या विद्यमान होगी। ठीक है, अद्वितीय सम्मिश्र संख्या विद्यमान होगी। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन होगी, द्विघात समुच्चय की डेफिनेशन होगी। अब उसके पश्चात आपने नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन आपकी प्रतिवेश। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपकी प्रतिवेश, जिसको हम बोलेंगे नेबरहुड। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्या, नेबरहुड बोलेंगे। ठीक है, देखिए नेबरहुड क्या होता है, आपने क्या किया, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का आपने क्या किया, कोई सबसेट ऐसे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का आपने कोई सबसेट ऐसे किया, तो इस एस के अंदर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे। इस एक्स के अंदर, इस एस के अंदर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जिनका रूट क्या होगा, जिनका रूट एक्स का टाइप का वाई टाइप का होगा, और जहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे, रियल नंबर, और आई टाइप का होगा -1। ठीक है, आपने क्या किया, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय का कोई भी समुच्चय आपने एस लिया। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी का कोई भी समुच्चय आपने एस लिया। ठीक है, और इस एस का भी आपने क्या किया, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट माना, कि माना जेड नोट क्या है, एस का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, माना जेड नोट क्या है, एस का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, तब जेड नोट का जो प्रतिवेश होगा, जेड नोट का जो प्रतिवेश होगा, ठीक है, एक मिनट, आपने क्या किया, आपने एस का कोई भी आर्बिट्रेरी जेड नोट, ठीक है, एस का आपने कोई भी आर्बिट्रेरी जेड नोट, ठीक है, और आपने क्या मान लिया कि माना डेल्टा क्या है, कोई अशून्य धनात्मक संख्या। ठीक है, कोई सबसे छोटी धनात्मक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या आपने मान ली कि माना डेल्टा क्या है, डेल्टा न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है। मतलब डेल्टा किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, साथ ही साथ अशून्य होगी, और कैसी होगी, धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तब जेड नोट का जो प्रतिवेश होगा, जेड नोट का जो डेल्टा प्रतिवेश होगा, वो उसको किससे व्यक्त करोगे, तब जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश, जेड नोट का जो डेल्टा प्रतिवेश होगा उन सभी सम्मिश्र संख्याओं का होता है। ठीक है, जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश उन सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होगा जो निम्न समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, जो निम्न समीकरण को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। ठीक है, जो निम्न समीकरण मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा को संतुष्ट करें। ठीक है, मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा को संतुष्ट करें। कहने का मतलब है कि आपने ऐसा कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया जेड नॉट, ठीक है, और आपने एक अशून्य न्यूनतम अशून्य धनात्मक वास्तविक संख्या ली डेल्टा। ठीक है, तो इस जेड नॉट का जो डेल्टा प्रतिवेश होगा वो क्या होगा, जेड नॉट को सेंटर मानते हुए डेल्टा रेडियस का आप क्या बनाइए, एक सर्किल बनाइए। तो इस सर्किल की परिधि के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जेड नोट का प्रतिवेश। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, जेड नोट का प्रतिवेश कहलाएगा। दोबारा सुन लीजिए, आपने एस लिया है, सी सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी का कोई भी एलिमेंट। ठीक है, अब सी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड के एस के अंदर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, जो क्या होगी, जेड होगी। इस प्रकार से होगी कि जेड बराबर एक्स स्क्वायर होगी, एक्स वाई क्या होगी, ये नंबर और आर बराबर क्या होगा, रूट माइनस। ठीक है, अब आपने इस जेड नोट का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, इस एस का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया अपने जेड नोट। ठीक है, और आपने अशून्य धनात्मक न्यूनतम अशून्य धनात्मक वास्तविक संख्या बनी डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा किससे बड़ी, 0 से बड़ी है। तब इस जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश उन सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होगा जो कि इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इस इक्वेशन मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे ना नहीं बताओ तो ये मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा क्या है कि आप ऐसे लो, जेड नॉट को सेंटर मानते हुए आप डेल्टा रेडियस के सर्किल बनाओ। ठीक है, जेड नोट को सेंटर मानते हुए आपने कीजिए डेल्टा रेडियस के सर्किल बनाइए, और इस डेल्टा रेडियस के सर्किल के जो परिधि के पॉइंट हैं उनको छोड़ के जितने भी इसके अंदर जो पॉइंट है उन सारे पॉइंट का कलेक्शन कीजिए, वो क्या कहलाएगा,
वो जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश कहलाएगा। क्या है मतलब है? इस परिधि के पॉइंट को छोड़ने के पश्चात ये जितने भी अंदर जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इन सभी पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? इन सभी पॉइंट का कलेक्शन कहलाएगा एस जेड नोट का प्रतिवेश। ठीक है। दूसरी बात, ये किसका प्रतिवेश होना चाहिए? ये प्रतिवेश है जेड नोट का प्रतिवेश है। ठीक है। अब इस प्रतिवेश के अंदर आपने क्या किया? जेड नोट या डेल्टा प्रतिवेश के अंदर आपने क्या किया? ये पॉइंट तो शामिल है नहीं, पहले से नहीं है शामिल। आपने इस पॉइंट को भी क्या कर दिया? इस पॉइंट को भी हटा दिया। ठीक है। जेड नोट का आपने क्या किया? हटा दिया। ठीक है। तो जब जेड नोट को आप इसमें से हटा दोगे, इस इन पॉइंट सेट है, इन पॉइंट्स के जो समुच्चय आएगा या जो प्रतिवेश आएगा, इस प्रतिवेश में से अगर आप जेड नोट को हटा दोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो जेड नोट का निष्कासित प्रतिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेड नोट का डेल्टा निष्कासित प्रतिवेश कहलाएगा। ठीक है। जिसको व्यक्त करते हैं हम एन डेल्टा डैश ऑफ जेड नोट। ठीक है। तो किससे व्यक्त करते हैं? एन डेल्टा डैश ऑफ जेड नोट से व्यक्त करते हैं। और डिफाइन किस प्रकार से करते हैं कि उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का समुच्चय जो कि इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हो। ठीक है। उन सभी समिश्र संख्याओं का समुच्चय जो कि इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हो, क्या कहलाएगा? जेड नोट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश कहलाएगा। और जेड नोट के डेल्टा प्रतिवेश को किस तरह करोगे? जेड नोट के डेल्टा प्रतिवेश को व्यक्त करते हैं एन डेल्टा ऑफ जेड नोट। ठीक है। इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि उन सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय जो कि इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हो, क्या कहलाता है? जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश कहलाता है। दोबारा से समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन आपके आज के जो ये लेक्चर है और इसके बाद लेक्चर आएगा चैप्टर सेकंड का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवेश समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने क्या किया? सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी का कोई भी उपसमुच्चय लिया है। ठीक है। जो कि क्या है? जो कि नॉन नेगेटिव है। मतलब इस सेट में कम से कम कितने एलिमेंट है? इस सेट में कम से कम एलिमेंट है एक। साथ ही साथ सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सबसेट होगी हम कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। किससे व्यक्त करोगे? तो जेड से। डिफाइन किस प्रकार से होगा? जेड बराबर x सबसेट होगा, जहां पे x होगा क्या होगा? रियल नंबर, y का बराबर माइनस। ठीक है। अब क्या किया आपने? सेट एस में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपने जेड नोट। ठीक है। सेट एस में से आपने कोई बार एलिमेंट लिया जेड नोट और एक न्यूनतम अशून्य धनात्मक वास्तविक संख्या बनी डेल्टा। ठीक है। ये डेल्टा किससे बड़ा होगा? बड़ा होगा। तब जेड नोट का जो डेल्टा प्रतिवेश होगा उन सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब है जेड इसका जब भी आपको जेड नोट का नेबरहुड निकालना हो तो करना क्या है? जेड नोट को सेंटर मानने के लिए डेल्टा रेडियस के सर्किल बनाइए और उसके परिधि के पॉइंट को हटा दीजिए। बाकी जो भी पॉइंट आ रहे हैं इन सभी पॉइंट्स का समुच्चय क्या कहलाएगा? जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश कहलाएगा, जिसको हम व्यक्त करेंगे एन डेल्टा ऑफ जेड नोट से। तो डिफाइन करेंगे एन डेल्टा ऑफ जेड नोट बराबर जेड नोट से सच दैट नोट जेड नोट लेस देन डेल्टा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश हो गया। अब देखिए नेक्स्ट। अब जेड नोट के डेल्टा प्रतिवेश में से मैंने किसको हटा दिया? मैंने जेड नोट को ही हटा दिया। बाकी सारे पॉइंट तो नहीं अंदर के, लेकिन जेड नोट है, जेड नोट को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। तो ये क्या कहलाता है? जेड नोट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश कहलाता है। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? जेड नोट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश कहलाएगा। इसमें वे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो कि समीकरण 0 लेस देन mod z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें वे सभी समीकरण होंगे जो कि 0 लेस देन mod z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका निष्कासित प्रतिवेश हो गया, निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश हो गया, एक प्रतिवेश की डेफिनेशन भी होगी। ठीक है। तो लिखिए माना एस सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी का कोई एलिमेंट समुच्चय है। ठीक है। माना एस सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी का कोई एल उपसमुच्चय है। ठीक है। कोई एल उपसमुच्चय है। अर्थात फाई डज नॉट इक्वल टू एस बराबर जेड बिलोंग्स टू सी
सच दैट z बराबर x प्लस आल्फा वाई कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू r कॉमा अल्फा बराबर अंडर रूट माइनस 1 सबसेट ऑफ c। ठीक है, तब ठीक है तो तथा माना डेल्टा एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है, तथा माना डेल्टा एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या। या फिर आप ऐसे करो, उससे पहले ऐसे करो, आप ऐसे ऐसा कोई बात नहीं एलिमेंट माना z नॉट s का कोई भी स्विच बिंदु है। माना z नॉट s का कोई स्विच बिंदु है, तब माना z नॉट s का कोई स्विच बिंदु है, अर्थात each z नॉट इसको बिलोंग कर रहा है, s को बिलोंग कर रहा है, तथा डेल्टा एक अशून्य न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तथा डेल्टा एक अशून्य न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है, अर्थात डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब z नॉट का डेल्टा प्रतिवेश उन सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होगा, उन सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होगा जो कि असमीका नॉट z माइनस z को प्लस डेल्टा को संतुष्ट करता है। ठीक है, जो कि असमीका नॉट z माइनस z को प्लस डेल्टा को संतुष्ट करते हैं। इसे एन डेल्टा ऑफ z नॉट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे एन डेल्टा ऑफ z नॉट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है, अर्थात एन डेल्टा ऑफ z नॉट बराबर z बिलोंग्स टू c सच दैट z बराबर x प्लस अल्फा वाई एन डेल्टा ऑफ z नॉट बराबर z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, z नॉट का डेल्टा प्रतिवेश हो गया। अब देखो निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश वो क्या होता है, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड। ठीक है, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड क्या होता है वो भी देख लीजिए। देखिए, यदि z नॉट के डेल्टा प्रतिवेश में से z नॉट को निष्कासित कर दिया जाए, z नॉट को निष्कासित कर दिया जाए, z नॉट को निष्कासित कर दिया जाए तो प्राप्त प्रतिवेश z नॉट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश कहलाता है। ठीक है, z नॉट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश कहलाता है। इसे एन डेल्टा डैश ऑफ z नॉट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, डेल्टा ऑफ z नॉट से व्यक्त करते हैं, अर्थात एन डेल्टा डैश ऑफ z नॉट बराबर z नॉट टू की सच दैट 0 लेस देन मॉड z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ये आपके निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश के डेफिनेशन है। अब उसके पश्चात आता है आपके पास क्या, सीमा बिंदु। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन आती है वो आती है आपकी सीमा बिंदु,
या लिमिट पॉइंट या लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट क्या होता है वो देखिए आपने क्या किया भाई, आपने सी का कोई भी रो लेवल के सबसेट ले लिया आपने एस। ठीक है, सी का आपने कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया आपने एस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रूट क्या है, उनका रूट z बराबर कितना आएगा वही है, जहाँ पे x और y क्या है रियल नंबर है और आल्फा क्या है -1। ठीक है, और z नोट क्या मान लिया आपने, z नोट आपने x का कोई स्वेच्छा मान लिया तथा n डेल्टा डैश ऑफ z नोट क्या मान लिया आपने, ये मान लिया z नोट का निष्कासित प्रतिवेश। ये क्या मान लिया आपने, z नोट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश मान लिया, निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश आपने मान लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो z नोट है, ये z नोट s का सीमा बिंदु कहलाता है। ये जो z नोट है, ये z नोट s का सीमा बिंदु कहलाता है। यदि z नोट के निष्कासित प्रतिवेश, कौन सा निष्कासित प्रतिवेश, n डेल्टा ऑफ डैश ऑफ z नोट में s का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि z नोट s का सीमा बिंदु कहलाता है यदि z नोट के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश के अंदर s का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो। मतलब n डेल्टा डैश ऑफ z नोट का अगर आप इंटरसेक्शन s के साथ करते हो तो वो आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए, नॉन एम्प्टी मिलना चाहिए। मतलब इनके इंटरसेक्शन में कम से कम कितने पॉइंट शामिल होने चाहिए, कम से कम एक पॉइंट शामिल होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि z नोट के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश के अंदर s का कम से कम एक बिंदु विद्यमान। अगर s का कम से कम एक बिंदु विद्यमान है तो आप क्या कह सकते हो कि z नोट क्या है, s का सीमा बिंदु। ठीक है, z नोट क्या है, s का सीमा बिंदु। दोबारा पढ़ने के लिए डेफिनेशन क्या है, आपने सममित संख्याओं के समुच्चय c का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिया s, उसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z है। ठीक है, जिनका टाइप क्या है, x का वही, जहां पे x में रियल नंबर है और y का क्या है, रूट माइनस। ठीक है, आपने क्या किया, z नोट ऐसा कोई वैल्यू पॉइंट मान लिया और n डेल्टा डैश ऑफ z नोट आपने क्या मान लिया, z नोट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश। ठीक है, तो ये जो z नोट है ये s का सीमा बिंदु कहलाएगा। ये z नोट आर्बिट्रेरी पॉइंट z नोट s का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि z नोट के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश के अंदर s का कम से कम एक बिंदु विद्यमान। एक साथ कितने होते हैं पर कम से कम एक बिंदु विद्यमान होते हैं। मतलब n डेल्टा डैश ऑफ z नोट does not equal to क्या हो, y के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई, ये आपकी डेफिनेशन हो गई लिमिट पॉइंट। ठीक है, देखिए माना s सममित संख्याओं के, माना s सममित संख्याओं के समुच्चय c का कोई l उपसमुच्चय, कोई l उपसमुच्चय है। अर्थात फाई डज नॉट इक्वल टू s बराबर z बिलोंग्स टू c सच दैट z बराबर x प्लस आल्फा y कॉमा x y बिलोंग्स टू r और आल्फा बराबर अंडर रूट माइनस 1 सबसेट ऑफ c। ठीक है, अब देखिए तथा माना z नॉट s का कोई स्विच बिंदु है। ठीक है, z नॉट क्या है, s का कोई स्विच बिंदु है। अर्थात ईच z नॉट किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है s को। तो माना z नॉट ऐसा क्या कोई स्विच बिंदु है, दैट इज ईच z नॉट बिलोंग्स टू s। तथा n डेल्टा डैश ऑफ z नॉट, n डेल्टा डैश ऑफ z नॉट s का, n डेल्टा डैश ऑफ z नॉट z नॉट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश है। ठीक है, z नोट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश है। ठीक है, निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश है। तब
जेड नॉट एस का सीमा बिंदु कहलाता है, तब जेड नॉट एस का सीमा बिंदु कहलाता है, तब जेड नॉट एस का सीमा बिंदु कहलाता है, सीमा बिंदु कहलाता है। यदि जेड नॉट के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश के अंदर, यदि जेड नॉट के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश के अंदर, डेल्टा प्रतिवेश के अंदर समुच्चय एस का कम से कम एक अवयव विद्यमान, ठीक है, समुच्चय एस का कम से कम एक अवयव विद्यमान, ठीक है, एक अवयव का हो विद्यमान, अर्थात एन डेल्टा डैश ऑफ जेड नॉट इंटरसेक्शन एस डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, अर्थात एन डेल्टा डैश ऑफ जेड नॉट इंटरसेक्शन एस डज नॉट इक्वल टू 5। अब उसके पश्चात आपकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपकी आंतरिक बिंदु, ठीक है, यहाँ लिखो सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु कहते हैं, ठीक है, सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु कहते हैं, ठीक है, या पुंज बिंदु कहते हैं, ठीक है, सीमा बिंदु को एक्युमुलेशन पॉइंट या कलेक्टर पॉइंट कहते हैं, या गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु कहते हैं। अब नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है आंतरिक बिंदु, ठीक है, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है आंतरिक बिंदु। तो आंतरिक बिंदु देखिए क्या होता है, आंतरिक बिंदु या इंटीरियर पॉइंट, या इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, देखिए देखो भाई, आपने अगेन क्या माना, अगेन आपने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मॉडल एक सबसेट एस माना, ठीक है, जो कि क्या है फाइव इक्वल टू एस बराबर जेड नॉट टू सी सच दैट जेड बराबर एक्स प्लस आल्फा वाई कॉमा एक्स वाई बिलोंग टू आर कॉमा आल्फा बराबर वैल्यू माइनस, ठीक है, और आपने क्या माना, आपने जेड नॉट का फिर आपने एस का कोई पॉइंट माना जेड, ठीक है, आपने ऐसा कोई पॉइंट माना जेड, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपने जेड नॉट का फिर एस का कोई पॉइंट माना जेड नॉट, ठीक है, आपने एस का कोई वैल्यू पॉइंट माना जेड नॉट, ठीक है। देखिए जैसे मैं सबसे पहले सीखा कि जेड नॉट में किसका रिलेट कर दो, सी का रिलेट कर दो, कहने का मतलब आपने क्या किया है, आपने सी का कोई वैल्यू जेड नॉट माना, तब ये जेड नॉट एस का आंतरिक बिंदु कहलाएगा, ये जेड नॉट आपके एस का आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि इसका प्रतिवेश क्या हो, यदि इसका प्रतिवेश एन डेल्टा ऑफ जेड नॉट किसमें विद्यमान हो, एस में विद्यमान, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट जेड नॉट है ना, ये एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि इसका जब आप डेल्टा नेबल बनाते हैं तो वो डेल्टा नेबल किसके अंदर होना चाहिए, एस के अंदर, क्या मतलब है एन डेल्टा ऑफ जेड नॉट किसका सबसेट होना चाहिए, एस का सबसेट होना चाहिए, अगर ये एस का सबसेट नहीं है तो जेड नॉट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, आपने सी का कोई भी आंतरिक पॉइंट लिया जेड नॉट, तो वो जेड नॉट एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि इसका प्रतिवेश किसके अंदर शामिल हो, किसके अंदर विद्यमान हो, एस के अंदर विद्यमान, मतलब एन डेल्टा ऑफ जेड नॉट किसके अंदर, एन डेल्टा ऑफ जेड नॉट किसका सबसेट हो, एस का सबसेट, ठीक है, ये किसका सबसेट हो, एस का सबसेट। तो ये आपकी आंतरिक बिंदु की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ये आपके आंतरिक बिंदु की हो गई, इसके साथ साथ मैं आपको दो डेफिनेशन और बता देता हूँ, एक है आपके बाह्य बिंदु, एक है आपकी बाह्य बिंदु और एक है आपकी परिसीमा बिंदु, ठीक है। इसी के आधार पे मैं आपको दो डेफिनेशन और बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पे जेड नॉट किसका पॉइंट माना, सी का पॉइंट माना,
जेड नोट आपने किसका आर्बिट्रेरी पॉइंट बनाया, सी का। तो ये जेड नोट एस का, अब सी का नहीं कहलाएगा। अब ये जेड नोट एस का पॉइंट तो ये सी का है, जेड नोट पॉइंट तो सी का है, लेकिन आपको किसका पॉइंट दिखाना है, इंटरनल पॉइंट किसका दिखाना है, एस का दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हो कि माना जेड नोट क्या है, सी का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तब ये जेड नोट एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, ये जिसका प्रतिवेश किसके अंदर विद्यमान, एस के अंदर विद्यमान, मतलब एंड डेल्टा ऑफ जेड नोट किसका सबसेट हो, एस का सबसेट हो। इसी प्रकार ये जेड नोट एस का बाह्य बिंदु कहलाएगा। ये जो जेड नोट है ये एस का बाह्य बिंदु कहलाएगा यदि इसका प्रतिवेश, यदि इसका डेल्टा प्रतिवेश किसमें विद्यमान हो, डेल्टा प्रतिवेश एस कॉम्प्लीमेंट में विद्यमान हो। मतलब इसका जो डेल्टा प्रतिवेश बनाओगे एंड डेल्टा ऑफ जेड नॉट बराबर जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा, ये किसके अंदर होना चाहिए, ये एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये किसके अंदर होना चाहिए, एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर होना चाहिए। मतलब इसका डेल्टा प्रतिवेश का कोई भी बिंदु ऐसा बिंदु नहीं, इसके इसका जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश है, उसका कोई सा भी बिंदु ऐसा बिंदु नहीं होना चाहिए। वो सारे बिंदु किसके होने चाहिए, वो सारे बिंदु ऐसे कॉम्प्लीमेंट के होने चाहिए। तो ये पॉइंट जेड नोट क्या कहलाता है, ये पॉइंट जेड नोट एस का बाह्य बिंदु कहलाता है। थर्ड देखिए, ये जो जेड नोट है, ये जेड नोट एस का परिसीमा बिंदु कहलाता है। ये जो जेड नोट है, ये जेड नोट एस का परिसीमा बिंदु कहलाता है, परिसीमा बिंदु कहलाता है, परिसीमा बिंदु कहलाता है यदि इसका डेल्टा प्रतिवेश, यदि जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश, जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश क्या होगा, एंड डेल्टा ऑफ जेड नोट ना तो ये एस के अंदर हो और ना ही ये एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब है कि एंड जेड नोट का डेल्टा, जेड नोट एस का परिसीमा बिंदु या बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा यदि जेड नोट का डेल्टा प्रतिवेश ना तो एस के अंदर हो ना ही एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। मतलब इसके प्रतिवेश के कुछ बिंदु तो एस के अंदर होने चाहिए और इसके प्रतिवेश के कुछ बिंदु किसके अंदर होने चाहिए, एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर होने चाहिए। मतलब इसके प्रतिवेश में जितने भी बिंदु होंगे वो एस के भी होंगे और एस कॉम्प्लीमेंट के भी होंगे। ठीक है, एस के भी पॉइंट होंगे इसके प्रतिवेश के अंदर जो भी पॉइंट होंगे और एस कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट होंगे। जैसे आप मान के चलिए कि ये मैंने जेड नोट ले लिया, ठीक है, जेड नोट ले लिया और मैंने डेल्टा रेडियस का एक सर्किल बना दिया। ठीक है, तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, मॉड जेड माइनस जेड नोट बराबर डेल्टा। सर्किल का इक्वेशन जो होगा मैंने लिखाया भी आपको सर्किल का, कि अगर सर्किल का सेंटर आपके पास है जेड नोट है, रेडियस अगर आपके पास डेल्टा है तो इक्वेशन क्या होगा, मॉड जेड माइनस जेड नोट बराबर डेल्टा। तो ये जो आपके परिधि के जितने बिंदु हैं इनको छोड़, और ये अंदर के जितने बिंदु है ना, ये सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, ये सारे के सारे बिंदु इस सर्किल में क्या होंगे, ये सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, आपने कोई भी पॉइंट लिया जब, ठीक है, आपने जेड नोट कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये जेड नोट है, ये जेड नोट है आपका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ये जेड नोट आपका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि इसके डेल्टा प्रतिवेश कहाँ विद्यमान हो, इसके अंदर विद्यमान। ठीक है, ये कौन सा आ गया आपका सेट टेस्ट। ठीक है, ये कौन सा आ गया आपका सेट टेस्ट। दोबारा देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने एक सेट बना दिया एस, ठीक है, आपने एक सर्किल बनाया जिसका सेंटर क्या है जेड नोट, रेडियस क्या है डेल्टा। ठीक है, दोबारा सुन लो, आपने एक सर्किल बनाया जिसका सेंटर जेड नोट और रेडियस है डेल्टा, मतलब इस सर्किल के इक्वेशन क्या होगा, मॉड जेड माइनस जेड नोट बराबर डेल्टा। अब ये परिधि के पॉइंट, अंदर के पॉइंट और ये पॉइंट जेड नोट, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके क्या है, सेट एस के एलिमेंट है। ये सब के सब क्या है, आपके सेट एस के एलिमेंट है। अब आपने क्या किया, आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया कि आपने कौन सा जेड मान लिया, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कोई भी पॉइंट मान लिया आपने जेड। ठीक है,
अब ये जेड एस का आंतरिक बिंदु कहलाएगा यदि इसका प्रतिवेश कहाँ विद्यमान हो, इसके अंदर विद्यमान हो। ये जेड एस का बाह्य बिंदु कहलाएगा यदि इसका प्रतिवेश कहाँ विद्यमान हो, इसके कॉम्प्लीमेंट में विद्यमान हो। ये तो हो गया एस खुद तो बाहर क्या होगा एस कॉम्प्लीमेंट, तो ये जेड एस का बाह्य बिंदु कहलाएगा यदि इसका प्रतिवेश कहाँ हो, उसके बाहर हो। और परिसीमा बिंदु कब कहलाएगा, जब इसका प्रतिवेश जो बनाओगे ये इसमें भी शामिल हो और इसमें भी शामिल हो, मतलब इसके डेल्टा प्रतिवेश के अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो एस के भी होंगे और एस कॉम्प्लीमेंट के भी होंगे। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि आपने को सेंटर मानते हुए सर्किल बनाया इसकी रेडियस कितनी है, ठीक है, और आपने जेड नॉट सी का कोई भी पॉइंट दिया, तो ये जेड नॉट एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ये इसका डेल्टा प्रतिवेश इसके अंदर हो। ये जेड नॉट एस का बाह्य बिंदु कहलाएगा जिसका डेल्टा प्रतिवेश एस के बाहर हो। और ये जेड नॉट एस का परिसीमा बिंदु कहलाएगा यदि इसका प्रतिवेश ना तो एस के अंदर ना ही एस कॉम्प्लीमेंट में, मतलब इसके प्रतिवेश के कुछ बिंदु एस में और कुछ बिंदु एस कॉम्प्लीमेंट में हो। ठीक है, तो ये आपकी तीनों डेफिनेशन हो गई। और ये जो लेक्चर है ये वाला लेक्चर आपके यहीं पे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके कुछ डेफिनेशन और बताऊंगा, मतलब इन डेफिनेशन को लिखा है आंतरिक बिंदु की, बाह्य बिंदु में परिसीमा बिंदु डेफिनेशन लिखा है, साथ ही साथ आपको कुछ और डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। और ये जो लेक्चर है ये आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।